कम कर दो। ये दे दो नहीं यार। चलिए बताइए मुद्रा स्थिति क्या है? पैसे का गिनना और तो कहाँ पे चलेगा? 2 4 5 6 7 बैंक तो रखा है 12 मुद्रा स्थिति में व्यापार। चलिए बताइए मुद्रा स्थिति के बारे में कल बताए। मुद्रा स्थिति क्या होता है? सर जब मांग बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब मांग बढ़ती है। आप बताइए। पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है बस, ठीक है। मांग बढ़ती है पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में होता है फिर कम? प्रोडक्ट कम रहता है, डिमांड ज्यादा। प्रोडक्ट जो है कम रहता है, डिमांड ज्यादा, ठीक है। मुद्रा स्थिति, मुद्रा स्थिति के कई प्रकार होते हैं। एक रेलवे मुद्रा स्थिति होता है, एक चलती मुद्रा स्थिति होता है, फिर दौड़ती और कूदती, और एक देखो पहला तो हो गया मुद्रा स्थिति। मुद्रा स्थिति एक होता है अस्फीति, मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति में क्या होता है समझिएगा। मुद्रा स्थिति को पता चल गया कि क्या होता है, पैसे का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड ज्यादा होता है। क्या होता है? मांग ज्यादा होता है। मांग ज्यादा होता है और पैसा नहीं। मांग गलत हम बता रहे हैं। मांग जो है ज्यादा होता है, मांग ज्यादा होता है और पैसा भी ज्यादा होता है। क्या होता है? पैसा भी ज्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट कम होता है। प्रोडक्ट जो है कम होता है। जैसे एग्जांपल से मैंने बताया था कि मान लीजिए एक एडिडास का शूज, ठीक, और एडिडास के शूज का पहला प्राइस कितना था? 500, ठीक, 500 रुपये। और एक व्यक्ति का इनकम किसी का मान लो 2000, कितना है? 2000। अब इस 500 रुपये प्राइस कितना है शूज का? 500 रुपये, ठीक। कोई व्यक्ति गया इसको 500 में खरीदने, तत्काल उसी समय एक व्यक्ति और पहुंच गया। उसने इस प्रोडक्ट एक है, मांगने वाले 2, प्रोडक्ट एक है, मांगने वाले 2। इसने कहा मुझे 500 रुपये चाहिए, इसने कहा नहीं मैं 600 दूंगा इसका। बगल वाला आया, फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं 7 दूंगा। चौथा व्यक्ति आया, बोला मैं इसे सीधे 1000 नहीं 1900 रुपये दूंगा। अब बताओ, अब ये तो था कितने का? 500 रुपये था, लेकिन इसका वैल्यू सब डिमांड की वजह से, इस प्रोडक्ट कम होने की वजह से इसकी मांग इतनी बढ़ गई कि पैसे की वैल्यू बढ़ गई। जो चीज 500 रुपये में मिलना चाहिए था वही चीज कितने मिल रहा है? 2000, ठीक है। इसी को कंट्रोल करने के लिए अस्फीति होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ज्यादा होता है। अब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड कमी हो जाती है। जितना चाहिए प्रोडक्ट मार्केट में उससे ज्यादा मौजूद है। अब उससे ज्यादा मौजूद है तो क्या होगा? फिर क्या होगा? कम पैसे में लोग खरीदेंगे, कम पैसे में खरीदेंगे,
और ये इसके एकदम अगेंस्ट है। मुद्रास्फीति में पैसे की वैल्यू घटती है, लेकिन इसमें पैसे की वैल्यू बढ़ती है। इसमें पैसे की वैल्यू बढ़ती है। दोनों में अंतर यही है। पहले मुद्रास्फीति का डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद और बताते हैं। मुद्रास्फीति का परिचय आइए। कितने लोग हुए टोटल? 6, यहाँ 7। कितने लोग? 7, 3, 10, 1, 11। 3 लोग और 3 लोग। एक बैग किसी का साथ है? क्या हुआ? लोग और कहें गायब हो गए? क्या बात? समझ में नहीं आ रहा है? एग्जाम है आज। किस चीज का पेपर? कितने बजे? 11 साढ़े 11 से 1:30 बजे तक। 11:30 से 1:30 वो तो हो गया सर। सबका हो गया। उसको आना था अभी। सब आप बोल रहे हैं एग्जाम नहीं सर अभी एग्जाम छूट गया है सर। सर अभी 1:12 हुआ है। अगर वो चाहेगा तो 1.5 घंटे भी कर सकता है, 1 घंटे में भी कर सकता है। हाँ, जैसे हम लोग 1 घंटे में करके आ गए हम लोग। 1 घंटे में आप लोग पेपर लिख लेते हैं? हाँ सर। नहीं बहुत था ऑब्जेक्टिव था। अच्छा ऑब्जेक्टिव। 100 क्वेश्चन आया होगा। ये 3 साल में पास करना, 1 साल अनिवार्य रहता है, कंपल्सरी होता है। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर ना सेकंड, हमारा सेकंड। पिछली साल नहीं पास हुए थे क्या? हो गए थे। नहीं तो ये तो शायद 3 साल में। नहीं, पिछली बार दूसरा पेपर था, अब की बार दूसरा। पिछली बार फूड एंड हम लोग देते थे, हम लोगों के समय में जो था राष्ट्रीय गौरव एक पेपर हुआ करता था। हम डीडी यूनिवर्सिटी से हैं। डीडी मतलब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो वहाँ से पढ़े थे। तो वहाँ हम लोगों को 3 साल में एक बार उस सब्जेक्ट को पास करना रहता था। फूड एंड सेकंड में वुमेन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट हिस्ट्री। हाँ हाँ जान। तो बहुत सारे लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं। ये इसी कॉलेज में नहीं, आप लोग पता होगा तो करें। चल जो आया ठीक है, जो नहीं आया उसका भी ठीक है। पढ़ने से मतलब आज आपका जहाँ तक है मुद्रा में बैंकिंग शुरू होगा। ठीक, आज आपको पहली बार बताओ CRR कितने लोगों को पता है? क्या पता है? CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नाम सुना? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट पढ़े? आज इन सब के बारे में चर्चा करें। क्या होता है? RBI के बारे में चर्चा करें। निवेश के बारे में, मुद्रास्फीति से अभिप्राय, मुद्रास्फीति से अभिप्राय। लड़कियां तब भी ठीक आती हैं, लड़के तो और निकम्मे हैं, आ ही नहीं रहे। और जो कि लड़कों को सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत पर, मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। वृद्धि की स्थिति से है जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगे। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। बात समझ में आए? जब किसका मांग बढ़ेगा? मुद्रा में, जब मुद्रा की कीमतों में सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगे। ठीक, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य का क्रय शक्ति कम होगा। मुद्रा के मूल्य का क्रय शक्ति का कम होगा, मतलब जो मुद्रा मजबूत थी धीरे धीरे वह कमजोर हो गई। ठीक है, आज के 20 साल पहले जिस मुद्रे का जितना वैल्यू था, क्या आज भी उतना ही है? नहीं। 1 रुपए में पहले, आज के 20 साल पहले क्या मिल जाता? बहुत सारी चीजें मिल जाती। 1 रुपए में 4 कुल्फी मिल जाती। मिलता था कि नहीं? आप लोग तो शायद फायदा नहीं है। 20 साल पहले कौन पैदा हुआ? 20 साल पहले तो अभी तो 21-22 होगा लोगों का, औसतन 21-22 होगा। कमी है सर। 2000 के बाद वाले होंगे, 2000 के पहले कितने लोग? सारे लोग 2000 के बाद वाले हैं। जी सर। अच्छा,
इसका मतलब आप लोग 2000 के पहले वाले नहीं हैं। पहले क्या था, 1 रुपये में जो है, मुझे तो याद आता है क्योंकि हमारा भाई आप लोग से ज़्यादा उम्र है, 30 मेरा एज है, तो हमें याद आता है कि मैं 1 रुपये में जो फुल्की खाया हूँ 4, 1 रुपये में 4 फुल्की खाया हूँ। और ये जो वो नहीं आता है टॉफी, ये भी 1 रुपये में 4 मिलता है। वो तो सर हम लोगों ने भी खाए थे। वो लोग 1 रुपये में 4 मिलते हैं। समोसे हमें 1.5 रुपये में खाया है। सर हमने भी खाया। 1 रुपये का एक छोटा वाला आता है। नहीं, बड़ा है। 1.5 रुपये में समोसा और 3 रुपये में समोसा मटर सर हमने बड़ा खाया वाला है। समोसा। हैं? बड़ा वाला समोसा। बड़ा वाला। आइए, कहाँ बड़ा मेहनत करते हो आप लोग। पेपर दे के फिर पढ़ना बहुत हिम्मत वाली काम है। सुबह कितने बजे आता हो? सर 10 आज लोग अभी आए, चेहरे से पता चला चमक। जिसके चेहरे उतरे हैं वो समझो कि बहुत काफ़ी देर से आए। 10 बजे आए थे। चेहरा बताता है, जैसे हमारा चेहरा दिख रहा होगा कि हरासमेंट, लेकिन चेहरे से नहीं, क्योंकि हम भी आप ही उन तरह सुबह निकलते हैं। 9 बजे से मेरा क्लास लगता है और सुबह में 5 बजे उठता है। आप लोगों से ज़्यादा ही मेहनत करते, कम नहीं करते। रात में 11:30 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सोते हैं। कितने घंटे मेहनत करते हो आप? कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 5-6 घंटे। हाँ? 5-6 हो जाता है पूरा दिन। मतलब कोचिंग छोड़ दो। 3-4 आप लोग 5-6 घंटे कोचिंग छोड़ के पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, मेन चीज़ है दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक, पता चले किताब लेके क्या करोगे। सही बात है, किताब लेके बैठे रहो और दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट जा नहीं रहा है और घर वाले जान रहे हैं कि लड़का बहुत पढ़ा है, हैं? तो इसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य का क्रय शक्ति कम होना या कमजोर होना ही मुद्रास्फीति की अवस्था है। मुद्रास्फीति की अवस्था। देखिए, इसका एक फार्मूला है, मांग। ठीक, मांग बढ़ेगी। ठीक, मांग बढ़ेगी, इसका फार्मूला लिखिए। मांग बढ़ेगी तो वस्तु की आपूर्ति प्लस वस्तु की आपूर्ति कम हो जाएगी। मांग बढ़ेगी तो वस्तु की आपूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, और वस्तु की कीमत क्या होगी? इज इक्वल टू वस्तु की कीमत कम बताएगी। वस्तु की कीमत क्या होगी? कम होगी। बढ़ जाएगी सर। कम बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, मांग जो है बढ़ा, वस्तु की आपूर्ति मतलब समझिए कि जैसे आपने एक जीन्स का डिमांड किया, कौन कौन से ब्रांड को जीन्स जानते हो? मुक्ति, ब्रेजर। ठीक है, वैसे मुक्ति की कंपनी की अच्छी है, स्पार्की। स्पार्की। ठीक है, स्पार्की का मैंने पढ़ा, फिर ड्रेजर का पहनेंगे। ड्रेजर, तो ड्रेजर का जो होता है वो काफ़ी महंगा आता है, बहुत महंगा जींस आता है। उसका मार्केट में मिनिमम 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है मिनिमम। तो मान लो उस 5,000 का जींस, ठीक है, कितने? एक जींस है। ठीक है, मांगने वाले कितने हैं? 10 लोग हैं, मांगने वाले 10 लोग हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो 5,000 का था वो सीधे के सीधे 7-8,000 या 9,000। ठीक है, तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति मार्केट में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तभी उस चीज का वैल्यू, तभी उस प्रोडक्ट का ज्यादा दाम दे पाएंगे, ज्यादा प्राइस दे पाएंगे। जब किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या वो दे पाएगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे हैं 100 रुपये है, पता चले आप जो है 100 रुपये का चीज़ खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर वो 10 रुपये का मिले तो आप 20 रुपये 50 रुपये तक दे सकते हो। ठीक है, इसका मतलब उस 10 रुपये का 10 गुना आपके पास। ठीक है, जब तक कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होता तब तक क्या है, आप उसमें जो है उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। ये फार्मूला समझ में आएगा।
इस फार्मूले को लिख लेना। मांग बढ़ेगी, वस्तु की आपूर्ति कम हो जाएगी, वस्तु की आपूर्ति कम होगी तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगला देखिएगा इसमें, मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति लिख दे रहे, मुद्रा अपस्फीति। स्फीति, अच्छा इसमें से कुछ इसके नाम से ही पता चला। अब मतलब ऊपर उठना, ठीक है, ऊपर उठना। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए तो मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें मुद्रास्फीति की दर, इसमें मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है, किंतु इसमें मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है किंतु सकारात्मक बनी रहती है, किंतु सकारात्मक बनी रहती है। यह सरकार के मौद्रिक और राजकोषीय उपायों का, यह सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का एक भाग है, एक भाग है। यह अपस्फीति की तरह अर्थव्यवस्था के लिए, यह अपस्फीति की तरह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती, हानिकारक नहीं होती। यह अपस्फीति की तरह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती, ठीक है। इसमें मुद्रास्फीति की दर क्या हो जाती है, कीमत मतलब पैसे जो है मार्केट में अब कम हो गए, ठीक है, पैसे मार्केट में कम हो गए। अगला है इसमें मुद्रा अपस्फीति, ये एग्जाम में पूछा होगा, मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति, और ये जो है नकारात्मक होता है, ठीक है। अगर मुद्रा अपस्फीति है तो इसका मतलब समझिए कि मार्केट निगेटिव में चल रहा है, ठीक है, मार्केट। अब इसमें क्या होगा, सेम इसी का उल्टा है। इसमें मांग कम हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, सेम इसी का उल्टा। मांग इसमें कम हो जाता है, मांग क्या होता है, कम हो जाता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, वस्तु की कीमत क्या होती है, घट जाएगी। और वस्तु की कीमत घट जाएगी तो इसमें जो है, इससे समाज में बेरोजगारी आएगी। अब समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए जो कंपनी पहले प्रोडक्शन करता था 1000 करोड़ रुपए का, कितने का, 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है, प्रोडक्शन करता था और उसका डिमांड इतने ही था, लोग इतने मांग करने वाले थे और उतना उसका खपत हो जाता था। क्या हो जाता था, खपत हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, प्रोडक्ट आज भी वो 2000 का बना रहा है, 1000 करोड़ का बना रहा है, लेकिन अब उसका खपत सिर्फ 500 करोड़ का हो रहा है। क्या हो रहा है, 500 करोड़ का हो रहा है, सॉरी 500 करोड़ का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि खपत उसकी कम हो गई, प्रोडक्ट उतना ही बना रहा है, डिमांड घट गई। अब उसको मजबूरन इस 1000 का जो प्रोडक्ट बनाया और प्रत्येक की प्राइस, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक की प्राइस मानो 500 रुपये, कितना है, 500, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये है। पहले वह 1000 का प्रोडक्ट बनाता था तो 500 रुपये में बेचता था, सारा बिक जाता था, ठीक है, जब मुद्रास्फीति था तब की बात करता हूँ, 500 से ज्यादा में बिक जाता था। लेकिन अब मुद्रा अपस्फीति, बना रहा है प्रोडक्ट 1000 का आज भी, लेकिन अब उसका खपत कितना हो रहा है, सिर्फ 500 करोड़ का, और उसका 500 का प्राइस जो था, अब इसकी डिमांड भी इतना कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं। अब लोगों के पास पैसा नहीं तो मजबूरन क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को सस्ता करेगा। क्या करेगा, सस्ता करेगा, 250 रुपये का। मैथमेटिक तरीके से समझिए, मैथ आप लोगों को आती है, आता है, तो अब क्या करेगा, 250 रुपये कर दिया। अब सोचिए 250 रुपये कर दिया, इसका 500 करोड़ का लॉस होगा। टोटल खर्चा कितना आ रहा था, 1000 करोड़ का, अब 500 करोड़ का उसका लॉस हो रहा है। अब वो 500 करोड़ की रिकवरी कैसे करेगा, ये कंपनी में छटैया करेगा। क्या करेगा, कंपनी में छटैया करेगा, जो उसके एक्स्ट्रा मजदूर हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अब कम डिमांड है, स्वाभाविक बात, मार्केट में पहले से ही ऑलरेडी उस कंपनी में पहले से ही काफी मात्रा में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ज्यादा पड़ा हुआ है लेकिन लोगों की डिमांड नहीं है, क्योंकि लोगों की डिमांड इसलिए नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और ये निगेटिव फैक्टर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यह मार्केट के लिए नकारात्मक पहलू है,
और मुद्रास्फीति हमेशा मार्केट के लिए सकारात्मक पहलू होता है। यह रोजगार क्रिएट करता है और खास इसमें जो है रोजगार में आय में वृद्धि भी होता है। इसमें मुद्रास्फीति में रोजगार क्रिएट होगा और इसमें क्या होगा, आय में वृद्धि भी होगी। कब? एक समय बाद इसमें बेरोजगारी बढ़ती है, एक समय बाद बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन पहले क्या होता है कि इसमें दोनों में बात कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो, तो ज्यादा तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो रहा है समझाने चक्कर में है, दोनों अलग अलग समझिएगा। इसमें भी आती है बेरोजगारी, लेकिन पहले तो ये जो है ग्रोथ करेगा इसलिए क्योंकि डिमांड है और डिमांड में सप्लाई भी वैसे तरीके से हो रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसने बनाया लेकिन 500 करोड़ का सिर्फ उसका खपत हुआ। अब वो इसको पूरा करने के लिए अपने एम्प्लॉय को छटनी करेगा, और जब एम्प्लॉय की छटनी करेगा तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हो जाएंगे तो यही सर्किट फिर यहाँ आएगा और लोग डिमांड कम करते हैं और प्रोडक्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। ये मार्केट के लिए नकारात्मक होता है। समझ में आएगी? और स्थिति समझ में सिंपल सी बात है, इसी का उल्टा मांग घट गई, आपूर्ति बढ़ गई, वस्तु की कीमत घट गई, ठीक है। समझ में आया? अरे एक और एग्जांपल बताते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप, मुझे लग रहा है चेहरे से। जैसे मान लो किसी शोरूम में गए, ठीक है, शोरूम में गए और कोई कपड़ा पसंद आया, वो कपड़ा शोरूम में बहुत भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन उस कपड़े के डिमांड मुश्किलन 5 से 6 लोग, ठीक है, लेकिन उस कपड़े का उस शोरूम में कम से कम 100 पीस रखा हुआ है, तो बेचारे का बिक भी नहीं रहा है, और गलती से आप 6 लोग पहुँच गए। अब वो सोचेगा कि भैया इनको 6 लोगों को निपटा दे दो किसी तरीके से। उसका रियल प्राइस कितना है? 1000 रुपये, लेकिन उसको मजबूरन जो है आपको 500 रुपये देना पड़ा। आप बार्गेनिंग करेंगे, कहेंगे आप नहीं, हम 1000 नहीं, 500 देंगे। अब उसको पता है कि मेरे पास ऑलरेडी 100 पीस पड़ा है, बिक रहा नहीं, ये 6 लोग आए हैं तो किसी तरीके से इनको बेच दो। अब आप 500 रुपये कहोगे तो क्या करेंगे? तो देने पड़ेंगे और दे देगा। अब बात समझ आएगी? कोई कंफ्यूजन? लिखिए, इतना तोड़ के समझाते हैं, उसके बाद इतना समझ में आए तो फिर यहाँ मुर्गा मुर्गी दोनों बनने के लिए सक्षम होगी। जो जैसा क्षमता रखता है, किसका कॉन्सेप्ट था? जिसकी जैसी क्षमता, और कौन सा वो था? समाजवादी में रसिया। समाजवादी में क्या था कॉन्सेप्ट? चलिए आप बताइए इधर। समाजवादी उत्पादन के साधनों पर सरकार का केंद्र का होता है, केंद्र का अधिकार। और आप बताएं क्या होगा समाज? आप नहीं, आप लोग बताइए समाजवादी में क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको समान देना, ठीक है, सबको समान। आप भी शायद थे नहीं, आप तो काफी टाइम से आए, आज 7वीं क्लास से 7वीं क्लास में लगातार आप आ रहे हो ना, याद था कि नहीं? पूंजीवादी क्या है? लाभ के स्वयं का लिए लाभ करता है, ठीक। लिखिए, मुद्रा संकुचन या मुद्रा स्फीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वो होता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, उनकी मांग कम हो जाती है, तो इससे कीमतें घटती, जिसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति कहा जाता है, जिसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर शून्य से, इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर शून्य से
नीचे अथवा नकारात्मक होगी, नीचे अथवा नकारात्मक होगी। इस प्रकार मुद्रा स्फीति में कीमतें तो गिरती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति में कीमतें तो गिरती हैं, परंतु इस प्रकार मुद्रास्फीति में कीमतें तो गिरती हैं, परंतु उत्पादन एवं मूल्य कीमतें तो गिरती हैं, परंतु उत्पादन एवं मूल्य उत्पादन एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है। उत्पादन एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है, मतलब कि कीमतें भले घटे लेकिन जो चीज बना रहा है उसके खर्चे उतने ही आएंगे। ठीक है। अब घर बनाने में मान लो एक नॉर्मल घर बनाने में 5 लाख रुपए लग जाएगा, तो क्या मुद्रास्फीति आ जाएगा तो पैसा घट जाएगा? ऐसा नहीं। पैसा मतलब जो जितना लगेगा 5 लाख रुपए तब भी लगेगा, चाहे मुद्रास्फीति अवस्फीति हो चाहे मुद्रास्फीति हो। ठीक। अगला लिखिएगा। अगला है आर्थिक विकास में मुद्रास्फीति में अंतर। एक ये छोड़िए, ये आप ये देखिए फिलिप वक्र ये व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट किया था। उस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये एक व्यक्ति है जिन्होंने कॉन्सेप्ट किया था। कब किया था? 1971 और 57 के दौरान। ठीक, 1971 और 57 के दौरान फिलिप्स, देखिए ये वक्र बने हुए हैं, फिलिप्स वक्र। ऐसे ही बने ये वक्र। ठीक, फिलिप वक्र। फिलिप्स वक्र ये कॉन्सेप्ट कब आया था? 1861 लिखिएगा एक बार। न्यूजीलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री A.W. फिलिप द्वारा प्रतिपादित फिलिप वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर। फिलिप वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति की दर में संबंध स्थापित करता है। फिलिप बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अच्छा बताओ, व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब उल्टा एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर कम होगा, अगर बेरोजगारी दर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी। बात समझ में? आगे लिखिएगा। इस वक्र के अनुसार यदि
वक्र के अनुसार यदि बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं, बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी बढ़ानी होगी, परंतु मजदूरी बढ़ानी होगी परंतु मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी। मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यहाँ पे रुकिएगा, एक चीज समझाते हैं तब आप समझ गए और अच्छा सा। मौद्रिक, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, जब मनरेगा लागू हुआ था, ठीक है, तो लोगों के पास जब मनरेगा लागू हुआ था तो लोगों के पास क्या करें, नरेगा, ठीक है, जब नरेगा लागू हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम लोगों के पास क्या हुआ था, पैसे आ गए। अब पैसे आ गए थे, जहां लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे थे वहां उनको पैसे मिल रहे थे। अब खाने पीने की वस्तुएं महंगी, उस दिन मैंने समझाया था, खाने पीने की वस्तुएं जैसे दाल हुआ, ठीक हुआ, दाल, तेल, उसके बाद चावल तो नहीं माना हुआ क्योंकि ये प्रोडक्शन होता है, लेकिन तेल एक बात ध्यान दीजिएगा, तेल जो है भारत सबसे ज़्यादा बाहर से मंगाता है। जो सरसों का तेल और जो खाने पीने का ऑयल होता है वो भारत जो है अपने यहाँ पूरा नहीं कर पाता है, वो बाहरी देशों से मंगाता है। इसीलिए भारत अभी रिसेंट में एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, पाम ऑयल जानते हो, पाम ऑयल के लिए नारियल, मतलब ये जो नारियल ऑयल है इनसे तेल बनाने के लिए भारत ने जो है कॉन्सेप्ट लाया था कि जिससे बाहरी देशों से तेल जो है आयात ना करना पड़े, ठीक है, बाहरी देशों से मंगाना ना पड़े। तो मनरेगा जब आया, नरेगा, ठीक है, मनरेगा के नाम में नरेगा नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, ठीक है, कब आया, 2006। और नरेगा यही तो बात बताइए, 5 बताइए नरेगा, हाँ बताइए, 1999, 98, 2000 और 2001, 1999, कब 99, ठीक है, क्या है नरेगा, और मनरेगा कब आया था, 2006। उसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया था 2 अक्टूबर, ठीक। एक दिन आपको जिस दिन क्लास खत्म होगा जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं सब बता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जब नरेगा आया तो लोगों के पास, मनरेगा जब आया तो लोगों के पास पैसे ठीक ठाक हो गए खाने पीने के लिए। जैसे खाने पीने के लिए मतलब उनको एक दिन का कितना 150 रुपये मिलने लगा। अब 150 रुपये मिलने लगा तो वो अपनी सबसे ज़्यादा जरूरत खाने पीने वाली चीज़ों पे खर्च करने लगे। इससे जो है खाद्य मुद्रास्फीति आ गया। क्या बोलते हैं, खाद्य मुद्रास्फीति, क्योंकि खाद्य वस्तुओं की दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो उस टाइम एक समय ऐसा मैंने बताया था लोगों को कि जो है कोई ले ही नहीं जाता, ठीक है। और मजबूरन ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ना, 20,000 डाउन पेमेंट, 50,000 डाउन पेमेंट, ये कॉन्सेप्ट उसी समय शुरू हुआ। पहले कंपनियां जो है इतने कम डाउन पेमेंट में जो है अपनी गाड़ियां नहीं बेचती, और बैंक उस पर देखो, कंपनी जो बेचती है गाड़ी उस पर उसको पैसा मिल जाता है। ये मत सोचना कि कंपनी जो है सूदती है। जैसे आपने ट्रैक्टर फाइनेंस कराया, ट्रैक्टर मान लो आपने डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए दे के लिया, अब ये नहीं कि आपका जो है कंपनी वाला आपके यहाँ पास पैसा वसूली करेगा, कुछ नहीं, उसने बैंक से टाई अप किया हुआ, वो बैंक जो है आपसे वसूली करेगा। वो बैंक से उसको पैसा चला जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, पूरे ट्रैक्टर का पैसा बाद में बैंक जो है आपसे वसूली करेगा। तो लोग कंपनी जो है क्या करें, समस्या हो गई थी कंपनियों का जो है ट्रैक्टर मशीन बिक नहीं रहे थे, लोगों के पास पैसे ही नहीं, लोग जो भी पैसा था खाने खर्च कर रहे थे।
और खाने पीने की वस्तुएं महंगी होती जा रही थी। चीनी मुझे याद है उस टाइम 80 रुपये किलो हो गया था, तेल 200 रुपये किलो हो गया था, तेल 200 रुपये किलो, 80 चीनी उस टाइम से तो 80 रुपये किलो चीनी था, 80 रुपये मायने रखता है। आज चीनी कितना है? ऐसे आज 40 में 40 रुपये, उस टाइम 80, तेल 200 रुपये किलो पहुँच गया था, तेल जो है 200 रुपये पहुँच गया था। खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई। उससे क्या हो गया, समस्या क्या हो गया कि खाने पीने की वस्तुएं बढ़ गई और मार्केट में क्या हो गया, स्वाभाविक सी बात है मंदी आएगा। जब खाने पीने की वस्तुएं बढ़ेंगी तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, अब पैसा कम रहेगा तो मेन चीज जैसे जो गाड़ी होता है और सब सारी चीज़ों पर डिमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब बस यही था कि जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, युद्ध क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला है मुद्रास्फीति के प्रकार। लिखिए मुद्रास्फीति के प्रकार, इसको समझिए। मुद्रास्फीति के प्रकार, थोड़ा पानी वानी रखा करो, यहाँ पानी वानी नहीं है क्या? अच्छा, लगता है मुझे इबादत में जाना पड़ेगा। फ्लिप पत्र बनाए कि नहीं? बना लिया। फ्लिप पत्र देखो, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से? 3-4 प्रकार। पहला एक एक समझ लेते हैं। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई, मुद्रास्फीति। ठीक, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति। चलने के बाद अब क्या करेंगे? दौड़ेंगे। स्वाभाविक दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। उड़ती हुई नहीं, नहीं उड़ती हुई नहीं, दौड़ती हुई है, सही है, उड़ती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई, दौड़ती हुई, कूदती हुई है, कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति। अब समझिए, ठीक है, समझ लीजिए, तब उसके बाद देखिए। एक मिनट बता रहे हैं, पहले बताइए। समझिए, देखिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बहुत धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी मान लीजिए मार्केट चल रहा है, सुस्त है, ठीक है, जैसे समझ लेगा मार्केट अभी सुस्त है, धीरे धीरे अपना ग्रो पकड़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो पकड़ रहा है। तो जब कोई चीज़ स्टार्टिंग से आप मान लीजिए रेस लगाते हो या फिर बाइक चलाते हो, तो बाइक चलाते हो पहले क्या करते हैं? पहले फर्स्ट गियर में डालते हो, ठीक, फर्स्ट गियर में डालते हो तो बाइक थोड़ी तेज चलती है, मतलब ज़्यादा तेज नहीं लेकिन चलती है। सेकंड गियर में और तेज, फोर्थ गियर में आप लोग बाइक नहीं चलाते इसलिए समझ नहीं आ रहा, नहीं करते, फोर्थ गियर में और तेज, और उसके बाद जब टॉप गियर लगा देते हो तो उड़ती हुई चलती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, फर्स्ट गियर में मुद्रास्फीति मतलब मार्केट अभी शुरू हुआ है, मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोगों के पास जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, डिमांड करना शुरू कर देंगे। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें मुद्रास्फीति की दर कितनी होती है? 3%। कितना होता है? मुद्रास्फीति 3% की दर से आगे बढ़ती है। मुद्रास्फीति 3%, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति में कितने % का मुद्रास्फीति होगा? कितने %? कितना? 3%।
लेकिन अब जब इसके आगे वाले स्तर में जाएंगे चलती हुई, तो स्वाभाविक सी बात है चलती हुई मुद्रास्फीति में 3 से 10%, 3 से 10%। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, 3 से 10%। अभी भारत जो है यहाँ तक नहीं पहुँचा, 10% में मुद्रास्फीति में आ चुका है भारत, 10% के बीच में। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इन महाभूतान में, जैसे वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, अभी वहाँ आते हैं तो बताते हैं। इस मुद्रास्फीति में वस्तुओं का दाम तो बढ़ेगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा भी होगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कैसे? आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के माध्यम से, या बॉन्ड निकाल के, ठीक है, अपना कोई बॉन्ड निकाल के, किसान विकास पत्र निकाल के, इन सबसे मार्केट से पैसा सक करता है, पैसा सक कर लेता है। पैसा सक करने का मतलब समझ ना, मार्केट से पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग क्या डिमांड करेंगे, ठीक है। जैसे आप समझिए, आपके पास मान लो 1000 रुपये, खूब इधर उधर मस्ती कर रहे, पिताजी बुलाए, कहीं इधर आओ, गए, खड़े हो और जेब में से 1000 रुपये निकाल दिया, उसके बाद मतलब काम, फिर क्या करें? पैसा खत्म, कहानी। जो अय्यासी कर रहे थे दोस्तों के साथ इधर उधर, अब पैसे नहीं है तो क्या अय्यासी कर रहे हैं? पैसा नहीं है, सेम यही कहानी आरबीआई करता है। आरबीआई क्या करता है? बहुत कूदता है, मार्केट करता है, रुको भैया मैं दिखाता हूँ। बस क्या करता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ये सब के रेट बढ़ा देते हैं। और जब बढ़ा दिए तो बैंक क्या करेगा? अब मजबूरी है बैंक, जैसे रेट बढ़ा, ब्याज रेट बढ़ा, मार्केट बैंक अपना बढ़ा दिया सारा चीज। अब मार्केट में लोग पैसा जो है मार्केट से बैंक में लोन लेने जाएंगे, और जब लोन लेने नहीं जाएंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है। ये वही की टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है वृद्धि मुद्रास्फीति। इसमें तो अपने थोड़े स्पीड में पकड़ लेता है, मुद्रास्फीति अपने स्पीड में पकड़ लेता है। इसमें वस्तुएं महंगी हो जाती है, काफी महंगी हो जाती है, वस्तुएं काफी महंगी हो जाती हैं, और लोगों के पास पैसा भी होता है। लोगों के पास महंगी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, जब आपके पास पैसा है तभी तो महंगा होगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आप डिमांड नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम मतलब आपके पास पैसा है। अभी की बात क्या है, अभी समझिए, देखिए अभी लोगों के पास अमूमन 500 रुपये हर लोगों के पास रहता है, ठीक है। 500 रुपये अमूमन सबके पास रहता है। एक समय ऐसा भी था कि जब 100 रुपये में लोग महीना पार कर लेते थे, लेकिन आज 500 रुपये मुझे लगता है 1 हफ्ता नहीं पार होता होगा। आप लोगों को कितना लगता है? 1 हफ्ता चल जाता है? नहीं 500 नहीं चलता। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब 100 रुपये में आप कम से कम हफ्ते 10 दिन बिता लेते थे। उस टाइम जो है चीजों का प्राइस जो है कम था। बात समझ रहे हो कि नहीं, जो समझाना चाह रहा है। फिर आता है इसमें तो बढ़ा, लेकिन ये वाला सबसे खतरनाक है। इसमें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं, और इसमें कई सारे देश को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। दिवालिया घोषित, जैसे एक वेनेजुएला का देश है, वेनेजुएला, पढ़े नहीं जाओगे हैं? वेनेजुएला आप देखो, नाम पूछिए तो कोई नहीं पढ़े, पढ़े नहीं जाओगे, ज्योग्राफी नहीं पढ़े तब। वेनेजुएला कहाँ है? यूरोप में। कौन बोला यूरोप? अफ्रीका में। चलो, और जिम्बाब्वे कहाँ है? जिम्बाब्वे सर अफ्रीका में है। अफ्रीका में। तो देखिए, अब समझिए, इसमें क्या है? इसमें मुद्रास्फीति के बढ़ने का कोई सीमा होता ही नहीं, ठीक है। अभी रिसेंट में वेनेजुएला में 2000% मुद्रास्फीति हो गया। कितना? 2000%। और अभी जीता जाता एग्जाम्पल आपका कौन है? रिसेंट में कौन है? श्रीलंका। पता है? श्रीलंका, वहां भी मुद्रास्फीति बहुत तेज। पाकिस्तान, यहाँ भी मुद्रास्फीति बहुत तेज बढ़ रही है। मतलब, और जिम्बाब्वे में सबसे पहले जिम्बाब्वे में क्या था कि यहाँ मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई थी कि लोग जो है पैसे का थैला लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? पैसे का थैला लेके जाते थे, तब उनको एक पैकेट नहीं मिलता।
तमील पैटर्न उनको बिल्कुल नहीं था। मतलब लोगों के पास इतना पैसा हो गया था। और आपको बताएं जिम्बाब्वे के लोग जो है जिम्बाब्वे की मुद्रा नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कल ये मुद्रा जो है दिवालिया घोषित हो जाए, कुछ नहीं, वो लोग वहाँ डॉलर में लेना चाहते हैं। जिम्बाब्वे की मुद्रा जो है बहुत ज़्यादा, इसीलिए जिम्बाब्वे किसी देश से अपनी मुद्रा में परचेज नहीं करता है। देखो आज मैं ये चीज़ होता हूँ, हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी का होता है। हार्ड करेंसी होता है जो तत्काल प्रभाव से आप किसी सा देश है जहाँ पर 1 किलो टमाटर की कीमत 10 लाख की है। 1 किलो टमाटर है उसकी कीमत 10 लाख है। कहाँ? देखो ये मुद्रास्फीति तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं। तो ये क्या था, स्थिति ये हो गया था। अभी बताएं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चीनी बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। चीनी, तेल, ये सब इतने महंगे हो गए थे, वहां की सरकार ने कहा कि चाय पीना छोड़ दो, ठीक है, इतने महंगे चीनी हो गए थे, दूध इतने महंगा हो गया था, लोगों के पास चरम में मुद्रास्फीति था। और यहाँ पे 2000 हो गया था। ठीक, श्रीलंका का अभी कहानी आप जान ही रहे, श्रीलंका में बहुत भयंकर मुद्रास्फीति हो गया था। और मुद्रास्फीति समझो किसी देश को गर्त में ले जाने का काम करता है। मतलब आपका मुद्रा का वैल्यू घट गया, आपके मुद्रा का कोई मार्केट में वैल्यू ही नहीं रहा, कोई देश आपके मुद्रे का भाव ही नहीं होगा। जैसा होता है कुछ लोग होते हैं कि अपना घूमे जाते हैं, बहुत स्मार्ट बनते हैं, कोई उनको भाव ही नहीं देता। तो ये भी एक कहानी है। तो ये भी पैसा लेके घूमते रहो, तुम्हारे मुद्रा कोई वैल्यू नहीं, लेके घूमो, क्योंकि इसके पीछे कारण होता है। ठीक है, जिम्बाब्वे क्या किया था समझ लीजिए, जिम्बाब्वे किया क्या था, जब इसके यहाँ पैसे की कमी हुई, इसने क्या किया कि पैसा खूब छाप दिया, पैसा खूब छाप दिया। और जब पैसा खूब छाप दिया तो स्वाभाविक पैसा जो है एक अनुपात में छापा जाता है। पैसा जो है एक अनुपात में, आपको उसके लिए कंडीशन है। जैसे पैसा छापने के लिए भारत में कम से कम आपको 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। 200 करोड़ में 85 करोड़ का आपके पास 85 करोड़ का डॉलर होना चाहिए। कितना? 85 करोड़ का डॉलर और प्लस 115 होगा ना, 115 करोड़ का गोल्ड और सब सारी चीजें मिला, बॉन्ड, पेपर, ये सब सारी चीजें मिला के आपके पास इतना पैसा हो, तब आप जो है भारत में मुद्रा छापा जाता है। वहाँ क्या कर रहे थे वहाँ से जिम्बाब्वे लोग, ये लोग खूब मुद्रा छापे, मार्केट में जो है पैसे को इतना फ्लो कर दिए कि लोग झोरा भर के सामान पैसा ले जाते हैं, तब कुछ सामान पाते हैं। और ये समस्या है, ये होता है। इसकी इस मुद्रास्फीति में कोई सीमा नहीं होती। मुद्रास्फीति कहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब 2000, 3000, 4000, 5000% तक जा सकता है। बात समझ में आएगी? रेंगती, चलती, दौड़ती और कूदती, और उसके बाद हाँ ठीक, समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं अगला, इसको लिखाएंगे नहीं, छोड़िए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट आइए, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति लिखिए, इसमें लिखिए तुम्हारे थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में जारी किए जाने वाले आंकड़ों को, जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 से औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को, औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को लक्षित करने की नीति, लक्षित करने की नीति अपनाई जा रही है। लक्षित करने की नीति अपनाई जा रही है।
लक्षित करने की अपनी नीति अपनाई जा रही है। इसके अंतर्गत सीपीआई को हेडलाइन मुद्रास्फीति माना जाता है तथा रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों में रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों में इसे ही लक्षित करना चाह रहा है, इसे ही लक्षित करता रहता है। चलिए अब अगला है इसमें आयातित मुद्रास्फीति। समझते हैं आयातित मुद्रास्फीति क्या होता है। आयातित मुद्रास्फीति कहाँ गया था सर? मैदान गया था। मैदानी कहाँ है? आगे है सर। ये क्या है? शहर है सर। एक शहर है। मैदानी मैदानी कैंसर है सर। हैं? मैदानी है शहर? हाँ सर, शहर है। हैं? पीलीभीत की तरह है सर। पीलीभीत जंक्शन है, इसी मैदानी जंक्शन है। इधर पूरा साइड तो क्या है? चलिए अब देखते हैं आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति देखिए, आयातित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? आप कोई चीज को बाहर से मंगाते हैं, इसके कारण आपके देश में मुद्रास्फीति आता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। ठीक, अब पेट्रोलियम से समझा रहे हैं। जैसे आप समझिए, पेट्रोलियम आप बाहर से मंगाए और पेट्रोलियम का दाम बढ़ा। अब पेट्रोलियम का दाम मान लो 100 रुपए लीटर हो गया। ठीक, समझिएगा। आयातित मुद्रास्फीति बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, समझ लीजिए अच्छे से। इसमें आप क्या करते हैं, बाहर से जो वस्तु बनाते हैं उसकी वजह से आपके देश में क्या होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम इसमें सबसे बड़ा रोल इसका है। जैसे पेट्रोलियम अगर मान लो आप 100 रुपए लीटर पेट्रोलियम, जो पहले 50 रुपए लीटर मिलता था, ठीक, अब वो 100 रुपए हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया। अब क्या करेगा, 100 रुपए लीटर पेट्रोलियम मिल रहा है और कोई किसान खेत क्या कर रहा है, अपनी खेत की सिंचाई करता है। किससे? खेत की सिंचाई करता है। या फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में क्या ले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए, डीजल और पेट्रोलियम। ठीक, आप ये बाहर से मंगा रहे हैं। जो गाड़ी आपको पहले 200 रुपए में लेके जाती थी मार्केट में, अब क्या होगा, वही गाड़ी आपको कितने में ले जाएगी, 400 रुपए। इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा कि नहीं, और डिमांड बढ़ेगी। बात समझ में आई? क्यों है, कैसे समझा? देखिए, पहली बात तो आयातित मुद्रास्फीति अपने देश में नहीं, इसके नाम से ही पता है कि बाहर से जो प्रोडक्ट मंगाते हैं उसके वजह से आपके देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति। जैसे और एक बात है, मान लीजिए कपड़े को, मान लीजिए बाहर से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, कोई बढ़िया सा मान लो बाइक है। ठीक, कोई बाहर से आपने अपने यहाँ बाइक मंगाया और उस बाइक का डिमांड अपने देश में ज़्यादा है। ठीक, अपने देश में ज़्यादा हो गया। अब उस बाइक का डिमांड अपने देश में ज़्यादा हो गया, स्वाभाविक सी बात है। जब ज़्यादा हो गया और वह बाइक है कम, क्या है कम, और मांगने वाले मान लो 100 50 बाइक। ठीक, 50 बाइक है और उसको मांगने वाले 200। ठीक, अब इस 200 और इस बाइक की कीमत, टोटल रियल कीमत इसकी है, रियल कीमत 1 लाख रुपए। ठीक, 1 लाख रुपए। इस बाइक की रियल कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए, और इसको मांगने वाले 200 लोग, और
और है कितना 50। अब क्या करेंगे, ये 200 लोग मिलकर इस बाइक को जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा, स्वाभाविक सी बात। फिर ये क्या करेंगे, इसका बार्गेनिंग करना शुरू, दाम बढ़ाना शुरू। कोई बोला इसका 1,10,000 तो अगले ने बोला 1,20,000। अब इस बाइक का दाम ग्रो करता जाएगा और इससे मार्केट में क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति। बात समझ में आई? नहीं वही मतलब ये हम समझाने के लिए, बात समझ में आएगी अच्छे से, कोई दिक्कत? अब अगला इसमें क्या है, ये तो हो गया आयातित मुद्रास्फीति, ठीक है। अगला इसमें है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। पहले आयातित मुद्रास्फीति मॉडल देखिए। जब विदेश से आयात किए गए कच्चे उत्पादन की कीमतों में, जब विदेश से आयात किए गए कच्चे उत्पादनों की कीमत में जब विदेश से आयात किए गए कच्चे उत्पादन की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति फैलती है तो उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत वृद्धि के कारण भारत में जो मुद्रास्फीति फैलती है वह इसी प्रकार की। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने, आयातित मुद्रास्फीति में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, नेचुरल गैस, ठीक है, वाहन, पेट्रोलियम, खाद्य वस्तु, पेट्रोलियम, ठीक है। आयातित मुद्रास्फीति में सबसे मुख्य भूमिका किसका होता है? पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें समझिएगा, नेक्स्ट थोड़ा सा लिखिए इसको, तो ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, समझा भी तो रहे हैं। देखो एक बात बता दें, हम समझाने पूरा समझाते हैं, समझने वाली चीजें 1-2 दिन तक रहेगी, लेकिन जब आपके पास नोट्स रहेगा तो हमारी यही बातें आप नोट्स में पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे कि सर ने ये बात ऐसे बताया। मैं खुद से बता रहा हूँ, मेरी खुद की प्रैक्टिकल है। जब मैं पढ़ता हूँ कोई चीज़ सोचा रहता हूँ उस टाइम, तो मुझे याद आता है वो बातें और वो टॉपिक मुझे समझ में आ जाता है। तो जैसे आप कभी नोट पलटोगे तो उसमें मेरा चेहरा दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा कि सर ने ये बात इस टाइम इस टॉपिक में बोला है। हाँ, अब वो तो आप लोगों के ऊपर है कितने तन्मय से पढ़ रहे हो, तन्मयता से। अगला है छिपी हुई मुद्रास्फीति। छिपी हुई मुद्रास्फीति, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है? छिपी हुई मुद्रास्फीति। आज आप बहुत देर में आए क्लास, क्या कर रहे थे? कहीं डेट वोट तो नहीं देते हैं? थोड़ा काम थोड़ा पाइप को ज्वाइन करने गए थे। किसको? पाइप को सर। अच्छा पाइप, कहीं डेट वोट लेकिन किसी उत्पादन की पहले की कीमत पर, किसी उत्पादन की पहले की कीमत पर, किसी उत्पादन की पहले की कीमतों पर, किसी उत्पादन की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद, या कीमत में कमी के बावजूद, कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में उस उत्पादन की गुणवत्ता या मात्रा में कमी को, पहले की तुलना में उस उत्पादन की मात्रा में कमी को छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इसको समझिए कैसे।
व्यवस्था में करना। ठीक, अब इसको जीता जागता एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, जीता जागता मिठाई में कौन किसको पसंद है, पहले बताएं। मिठाई में कौन किसको पसंद है? मिठाई में कौन सा मिठाई पसंद है? चलो रसमलाई देते हैं, मुझे पसंद है रसमलाई। रसमलाई रसमलाई से समझते हैं। देखिए समझिएगा, पहले रसमलाई जो है जो बनाता था हलवाई बड़े ईमानदारी के साथ उसमें खोआ और सारी चीज़ें जो भी इंग्रेडिएंट पड़ते थे अच्छे से डालता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसको सारी चीज़ें सस्ते में मिलती थी। क्या मिलती थी? सस्ते में मिलती थी, और वह जो है सारे इंग्रेडिएंट डाल के अच्छे से बनाता था। लेकिन अब उसको जो है देना उसी प्राइस पे है। मान लो एक रसमलाई, वैसे एक रसमलाई की कीमत इस समय 50 रुपये से कम नहीं होगी। ठीक है, 50 रुपये है मिनिमम। ठीक, वैसे तो 100-150 रुपये की जाता है। रसमलाई खाए कितने लोग खाए? तो मिनिमम 50 रुपये, सुनो मिनिमम 50 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपये। ठीक, अब समझिए, हो गया, समझिए मिनिमम 50 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपये। अब उस हलवाई के दुकान को प्रेशर ये है कि बेचना मुझे 50 ही रुपये में। अगर मेरे कस्टमर 50 रुपये से अब ज़्यादा किए तो क्या करेगा? कस्टमर आएंगे। अब वो क्या करेगा? पहले तो उसको सामान सस्ते मिल रहा था तो बहुत बढ़िया मार्केट बना लिया था अपना कि भाई रसमलाई खाना हो तो उनके यहाँ जाओ। कोई दुकान वाला यहाँ पे होगा, कोई नाम है दुकान? मोहन। मोहन ठीक, मोहन हलवाई वाले के यहाँ रसमलाई बहुत बेहतरीन मिलता है। ठीक है, 50 रुपये। अब मोहन हलवाई वाले पहले सारी चीज़ें सस्ते में पाते थे, लेकिन अब बेचारे के साथ समस्या ये हो गई कि अब वो सारी चीज़ें महंगी पा रहा है और उसको बेचना 50 रुपये में। अब क्या करेगा? काम चोरी करेगा। अब वो मिलावट करेगा तो क्या करेगा? वो मिलावट करेगा और देगा आपको 50 रुपये में। आप भी पसंद, वो भी पसंद। अब जहाँ उसका पैसा पहले खर्चा, मान लो पहले उसका खर्चा 30 रुपये आता था एक रसमलाई पे, अब उसका खर्चा और कम आएगा क्योंकि मिलावट कर रहा है 25 रुपये। 25 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। आप भी पसंद कि देखो महंगाई अच्छी है, तभी मोहन जो है, मोहन भाई साहब जो है दाम सस्ता दे रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी समझ में है, समझ में आ गया। चलिए आगे आगे लिखिएगा, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण इतना आसान यूट्यूब पे कोड डालना कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए अगला है मान प्रेरित मुद्रास्फीति। पहले तो लिख लीजिए मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण 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 ठीक। तो इसमें पहला है मान प्रेरित मुद्रास्फीति। पहला है मान प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक, मान प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा इसमें है लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रा कोई इसमें इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम में भी बताने में कंफर्ट है। ठीक है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। अगला है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। सर आपने क्वेश्चन कराया था, उससे आने को लोगों का पेपर था, तो भाषा
मैथड वाला था एक हाँ। और सही किए मेरा पढ़ाया था कल कितने क्वेश्चन थे उसके कम से कम सर 20 क्वेश्चन होते लगभग तो मेरे से मतलब 20 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए थे नहीं सर मतलब 100 सारे में 20 लगभग 3-4 मिले थे। उसके बाद वैश्विक हो गया ठीक है। तो अब समझिए एक बात को पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मांग प्रेरित। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग बताएं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है। मांग प्रेरित डिमांड क्या होता है मांग प्रेरित से नाम से ही पता चल रहा है मांग प्रेरित जब जिस चीज की मांग ज्यादा होगी तो क्या होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा तो उसका प्राइस इंक्रीज करेगा प्राइस जो है क्या करेगा इंक्रीज करेगा और इसमें डिपेंड करता है इसमें सारा होलिस्टिक लेवल की मुद्रास्फीति नहीं आएगा किसी एक विशेष वस्तु की ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी उसी के कारण प्राइस बढ़ेगा उसी का से प्राइस बढ़ेगा। जैसे मार्केट में मान लीजिए ठीक है मार्केट को लेकर बार बार इसलिए समझाते हैं समझ पाएंगे आप मार्केट में मान लीजिए इस समय अपाची का डिमांड ठीक अपाची बाइक देखो है कौन बना चलाना आता है आपको पता है बाइक चलाना स्कूटी चलो स्कूटी की स्टीम और देते हैं एग्जांपल होंडा का एक्टिवा स्कूटी जो इस समय जो इस समय उसका सबसे ज्यादा डिमांड ठीक है। अब समझिए क्या है मांग प्रेरित होंडा का एक्टिवा आपको बता रहे हैं कैसे प्राइस एक समय था कि होंडा का एक्टिवा 60,000 में सच बता रहे ये रियल एग्जांपल है 60,000 के आसपास मिलता था आज यही एक्टिवा 1 लाख से ऊपर का मिलता है 1,05,000 1,60,000 जैसा अब सोचो कितना बढ़ा कितना बढ़ा जल्दी बताओ मैं 45,000 कितना बढ़ा 45,000 सोच लो आज और ज्यादा दिन की बात नहीं मैक्सिमम 4-5-6 साल पीछे चले जाएंगे 6 साल पहले जो है 50-60,000 में मिलता था लेकिन अब 1,05,000 1,08,000 में मिलता है इतना बढ़ गया क्यों बढ़ गया क्योंकि इस एक्टिवा का डिमांड बढ़ गया क्या हो गया एक्टिवा का डिमांड बढ़ गया और कंपनी जो है एक्टिवा का उतना प्रोडक्ट बना अगर देखो जिस चीज का डिमांड बढ़ा अगर मार्केट में उतना ही सप्लाई कर दिया जाए तो उसका दाम बढ़ेगा जैसे आप समझिए कभी कभी देखते होंगे आलू का दाम बढ़ जाता है क्यों बढ़ेगा क्योंकि वो ज्यादा नहीं जमाखोरी किया जाता है बड़े समझिए जैसे पहले आलू जब आलू जमीन से निकाल के आता है तो उसकी प्राइस 10 रुपए की होती है ठीक है तो 10 रुपए की होती है जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं वो क्या करते हैं आलू को खरीद लेते हैं आलू को क्या करते हैं मार्केट से ही पूरा उठा लेते मान लीजिए मार्केट में टोटल 1 लाख कुंटल ठीक और बड़े बड़े साहूकार मिलकर 15-20 साहूकार मिलकर क्या करते हैं पूरे मार्केट से 1 लाख जो है कुंटल आलू उठा के और उसको गोदाम में डंप करा देते अब वो नहीं निकालेंगे अभी क्यों नहीं निकालेंगे उनको पता है अभी इसको रहने अब मार्केट में आलू का क्राइसिस चल गया मार्केट में क्या हुआ आलू कम पड़ गए अब आलू कम पड़ गए अब लोग अफरा तफरी मच गए अफरा तफरी मतलब कि लोगों को आलू चाहिए क्यों हर सब्जी में पड़ता है अब ये साहूकार है ये धीरे धीरे एक बोरा निकाले क्या करेगा एक बोरा निकाले खरीदे तो कितने तो 10 रुपए तो आ रहा था ना मुश्किल 7 लाख रुपए किलो खरीदा होगा कितना खरीदा होगा 7 रुपए ये उसी टॉपिक से है समझिएगा इस बात को ठीक 7 रुपए खरीदा था अब ये डंप कर लिया 3-4 महीने के लिए मार्केट में आलू गई ठीक है जो किसी के पास है वो थोड़े बहुत है अब ये क्या करेगा साहूकार धीरे धीरे इस जमाखोरी को मार्केट से निकालेगा अभी मार्केट में एक बोरा करके निकालेगा अब जाएंगे लोग तो ये सीधे कहेगा भाई मुझे कम से कम 1 कुंटल का 3,000 रुपये चाहिए अब 1 कुंटल का 3,000 रुपये मांगा तो कितना होगा क्या करते हो जल्दी बताओ 1 कुंटल का 30 रुपये का अब सोचो खरीदा कितने का 700 रुपये कुंटल एक एग्जाम्पल बता रहे हैं और दे रहा है कितने में वैसे आलू 50 रुपये किलो तो चला जाता है 40 रुपये किलो 4,000 रुपये कुंटल अब सोच लो ये 7 रुपये किलो खरीद के 40 रुपये के रेट से बेच रहा है
क्यों हो पाया? क्योंकि मार्केट में पहले प्रोडक्ट था, धीरे धीरे जैसे जैसे आना शुरू हुआ और लोग देखना शुरू किए और उसको खरीदना शुरू किए। चीज़ें कम हैं, मांगने वाले ज़्यादा हैं, और जिसके पास जितना पैसा होगा, जितना क्षमता होगा, उस हिसाब से वो खरीदेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल बताने में कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में आ गया? अब लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या है? लागत जन्य स्वाभाविक सी बात है, किसी चीज को बनाने में जितना खर्चा आता है उसी के हिसाब से इसका मुद्रास्फीति बढ़ेगा। किसी चीज को बनाने में पहले कितना खर्चा आता था? मान लो 10,000 रुपये आता था, लेकिन आज उसका बनाने में खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपये। कितना आ रहा है? 1 लाख रुपये। अब इस 1 लाख रुपये को अपना कवर करेगा 90,000 रुपये। तो ये क्या होता है? लागत जन्य मुद्रास्फीति। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगला है वैश्विक कारणों से, ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। और एक बात बताएं, विश्व जो है ग्लोबल मार्केट है। क्या है? ग्लोबल मार्केट। कभी आपने सुना था ये कॉन्सेप्ट? पूरा विश्व जो है ग्लोबल मार्केट, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है रशिया और अभी किससे किससे युद्ध हुआ? यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन। किससे? रशिया और यूक्रेन। रशिया यूक्रेन से युद्ध होने के कारण जानते हो भारत को एक फायदा मिला। यूक्रेन जो है गेहूं उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। क्यों हंस रहे हो आप? क्या बोले? यूक्रेन जो है गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक, गेहूं, इन दोनों में वार छिड़ गया है। ठीक, और भारत के पास मौका था वैश्विक लेवल में गेहूं के उत्पादन में अपने आप को दिखाना कि हम पहले नंबर पर। भारत शुरू में गेहूं जो है और देशों को दिया, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका पूरा रोटी की व्यवस्था इसी यूक्रेन पे डिपेंड है। लेकिन जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, वो अपनी चीज़ें बाहर भेज नहीं पा रहा था, तो भारत जो है कुछ देशों में जो है गेहूं का निर्यात किया। लेकिन भारत के सामने समस्या क्यों खड़ी हो गई कि हमारी इतनी जनसंख्या, अगर हम गेहूं को अपने देश से दूसरे देश में भेजेंगे तो हमारे यहाँ भूखमरी आ जाएगी, हमारे यहाँ भूखमरी आ जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं? तो जो वैश्विक लेवल पर कुछ भी अफरा तफरी मचता है या भूकंप आता है या कोई युद्ध छिड़ता है, इसकी वजह से भी क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल, पेट्रोल। रूस जो है पेट्रोल निर्यात करता था। ठीक है, रूस पेट्रोल निर्यात करता था। अब युद्ध छिड़ गया, बहुत सारे देश उससे पेट्रोल ले नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका ने रोक लगा दिया। अमेरिका ने उस पर रोक लगा दिया कि कोई रशिया से कोई चीज़ नहीं खरीदे। लेकिन भारत तब भी उससे पेट्रोल करता। अब भारत को फायदा ये हुआ कि रशिया उसको कम पैसे में पेट्रोल देने के लिए तैयार हो गया। और तो और बड़ी बात है कि रशिया ने कहा कि आपकी मुद्रा में हम आपके पेट्रोल देंगे। जैसे होता क्या है कि भारत जो है किसी दूसरे देश के साथ जब कोई चीज़ें खरीदता है उसको डॉलर में खरीदता है, लेकिन डॉलर इसके लिए रोक लग गया था रशिया के लिए। ठीक, इसने कहा एक काम करिए, आप जो है अपने ही मुद्रा में हमको दीजिए, आपका मुद्रा एक्सेप्ट हम करेंगे। और भारत को कम पैसे में पेट्रोल मिल रहा था जब तक युद्ध चल रहा है। तो वैश्विक कारणों से जो है जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है उससे वैश्विक मुद्रास्फीति कहते हैं। बात समझ में है? अभी रिसेंट में एक और हुआ था, ये फिलिस्तीन और किसके बीच? इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। फिर रशिया यूक्रेन का तो अभी चल ही रहा है। तो इन कारणों से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है उसको वैश्विक मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ आ गई? ठीक, तो इसको लिखवा दें कि रहने दें? इसको लिखवा दें। क्या कह रहे हैं आप? चलो एक ही लाइन बैठ जाए ना पढ़। देखो, जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा
आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है। चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं ना, जो समझाए हैं बात वही है, बस हम थोड़े आसान शब्दों में समझा सर दें। एक बार रिपीट कर दीजिए। आपूर्ति की जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक हो जाती है, उनकी मांग अधिक हो जाती है, उनकी मांग अधिक हो जाती है, उनकी मांग क्या है? अधिक हो जाती है, तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, लागत जन्य मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग। यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं, यदि उत्पादन लागत के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे सीमेंट, जैसे स्टील सीमेंट, जैसे स्टील सीमेंट स्टील सीमेंट कोयला एवं विद्युत इत्यादि। जैसे आप मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं, सीमेंट का दाम महंगा हो गया तो क्या होगा? लागत बढ़ जाएगा। स्टील का दाम बहुत महंगा हो गया तो लागत बढ़ जाएगा घर बनाने में, ठीक है। कोयला का दाम बढ़ गया तो बिजली जो है महंगे में मिलेगा आपको, ठीक। अगला है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। वैश्वीकरण के कारण इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन बाय द ग्लोबल कॉजेस, इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेस। वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर, वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ता है, अन्य देशों पर भी पड़ता है। तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से, तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कितना नोट्स हो गया होगा हमारा? 30-40 पेज हो गया कि नहीं? 30-35 पेज हो गया। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अभी 16 हो गया सर, 16 अभी मेन टॉपिक बचा है, ठीक है। 40-50 पेज हो जाएगा, उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपके लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। अब हम ये नहीं गारंटी दे रहे हैं कि आप बैठ के पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कान खोल के सुन लो, बाद में आपको ब्लेम मत करना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, उसमें नो डाउट। लेकिन आप बैठ के आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने लगो तो ये न कहना कि थोड़ा सा पढ़ाए इसमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ठीक है। हर एग्जाम का अपना लेवल होता है, तो आपके लेवल का इसमें क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन कुछ ही इसमें फंसेगा, ठीक। इकोनॉमिक्स का पता है, इकोनॉमिक्स का क्लास कितने दिन चलता है? कम से कम मान के चलो मिनिमम 100 दिन, 100 से 150 दिन। आप लोगों के सिलेबस में था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो कम से कम 3 से 4 दिन का टॉपिक है, जो आपको आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं होगा ज़्यादा, और मेंस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मुद्रास्फीति की गणना,
मुद्रास्फीति की गणना किस पे की जाती है, ठीक है। अगर पूछ लेगा मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और एक बात और बता दो, जो आप किसी के पिताजी इसमें गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या करते हैं, चीनी मिल में गवर्नमेंट है ना, उनका हर 6 महीने पे डीए बढ़ता होगा, पता है किसी, महंगाई भत्ता उसमें महंगाई है, डीए बढ़ता है हर 6 महीने। वो डीए किसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही बढ़ता है। किस पे बढ़ता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है। सरकारी जब वेतन आयोग ये बनता है, जो वेतन आयोग हैं? वेतन आयोग जैसे 7वां वेतन नहीं आयोग वो अलग है, अभी 8वां वेतन आयोग गठित हुआ, पता है नहीं? हाँ हुआ 8वां वेतन आयोग 2026 में और लागू। आपको बताएं, वेतन आयोग जो गठित होता है हर 10 साल में, 10 साल इसके पहले 10 साल पहले बना था और 10 साल बाद। इसको ये अपने समय से लेट चल रहा है, इसको और पहले लागू होना चाहिए था, क्योंकि 10 साल हो गया। अरे 12-12-24 ज़्यादा हो गया, हमें लगता है 12 में फिर से 10 नहीं मिला था, तब से काफ़ी डिले चल रहा है। अब तक तो जो है समझो कि कुछ समय बाद जो है 9वां वेतन आयोग लगना चाहिए था। बीजेपी सरकार वेतन आयोग गठित करने के मूड में ही नहीं थी, वो तो इतना प्रेशर पड़ा तब जाके 8वां वेतन आयोग गठित की गई, नहीं तो देने ही वाले नहीं। तो जो डीए मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को जो डीए मिलता है वह किस आधार पर उनको डीए दिया जाता है, किस बेसिस पे, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सर ये पूछेंगे जाके पापा से, हैं? पूछेंगे जाके उनसे। हाँ पूछिए, देखिए पापा ने जानते होंगे, आपको मुश्किल है। देखिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय एवं उपभोक्ता मूल्य भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय वही लाइन फिर से बोल रहा है, फिर से लिखने लगे क्या, वही लाइन फिर से बोले हैं भाई, दोबारा से उसी लाइन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक उसी लाइन को दोबारा से बोल रहे हैं, सुन लो। सर आप फिर से फिट कर दीजिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना वाणिज्यिक एवं उद्योग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उसी लाइन को दोबारा से बोले, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, नहीं लिख पाए, कितने लोग छूट गए, आर्थिक सलाहकार कार्यालय एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ठीक, मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज लिख लीजिए, मुद्रास्फीति के सूचक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीसरा होता है जीडीपी अपस्फीति मूल्य सूचकांक। लिख लो भाई।
मुद्रास्फीति के सूचांक कौन कौन से सूचांक होते हैं, किस आधार पर इसको जारी किया जाए? तो पहला है थोक मूल्य सूचांक, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचांक, और तीसरा है जीडीपी। ठीक है। अब मुद्रास्फीति की गणना के लिए एक आधार वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? एक आधार वर्ष। और एक बात ध्यान रखिए, आधार वर्ष हमेशा इस आधार पे चयन किया जाता है। अभी का आधार वर्ष कौन बताएगा? अभी का आधार वर्ष क्या है? अभी का आधार वर्ष 2011-12। ठीक। इसके पहले था 2005। ठीक। अब मांग हो रहा है 2021-22। अभी इस पे बात चल रही है आधार वर्ष, लेकिन अभी भारत का आधार वर्ष यही कितना है? 2011। देखो, कोई आधार वर्ष बनाने के पीछे लॉजिक क्या होता है? ये पिछले 10 सालों का एक 10 सालों का वर्ष देखा जाता है। जैसे समझिएगा, ये आधार वर्ष कंसीडर करने के लिए ये 2005 के बाद आया। ठीक है। अब ये 2005 से 2012 या कह सकते हैं 2020 तक मान लो, 2015 2005 से 2015 के बीच देखा जाता है कौन से वित्तीय वर्ष में, ये बात समझने का, कौन से वित्तीय वर्ष में ना तो ज्यादा लॉस हुआ ना तो ज्यादा फायदा हुआ, मतलब लॉस कम हुआ। ठीक है। एक सामान्य औसत उसमें वृद्धि रहा, न तो ज्यादा नुकसान हुआ न तो ज्यादा लाभ हुआ। एक सामान्य औसत के हिसाब से उसमें ग्रोथ रेट रहा, उसी को आधार वर्ष माना जाता है। ठीक। और इसमें कोरोना के बाद से 21 और 22 को माना जा रहा है कि इसमें ना तो ज्यादा नुकसान हुआ था ना तो ज्यादा लाभ हुआ। आधार वर्ष जो है बनाने के पीछे का लॉजिक समझे क्या होता है? पिछले 10 सालों में देखा जाता है, एक वित्तीय वर्ष को देखा जाता है कि कौन से वित्तीय वर्ष ज्यादा हानि, अगर मान लो किसी वित्तीय वर्ष में ज्यादा हानि हुई तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, किसी में ज्यादा लाभ हो गया तो उसको भी नहीं जोड़ा जाएगा। ना तो ज्यादा लाभ हुआ ना तो ज्यादा हानि हुआ, एक औसत ग्रोथ रहा, उसी को आधार वर्ष माना जाता है। अभी का आधार वर्ष 2011-12। ठीक है। और एक बात ध्यान दें, उपभोक्ता मूल्य सूचांक में टोटल कितने प्रोडक्ट शामिल हैं? तो 697 प्रोडक्ट शामिल उपभोक्ता मूल्य सूचांक। इतने प्रोडक्ट इसमें शामिल किए गए, इतने प्रोडक्टों के आधार पर देश में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। देश में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ, TCS में भी बना हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचांक में टोटल कितने प्रोडक्ट शामिल? टोटल कितने हैं? 697। ठीक है। तो लिख दीजिएगा इसमें। सबसे पहला आधार वर्ष कौन था? 52-53। सबसे पहला आधार वर्ष लिखिए। सबसे पहला आधार वर्ष 52-53 52-53। इसमें टोटल 112 वस्तुओं को शामिल किया गया था। एक जो आधार वर्ष 52-53 था, इसमें 112 वस्तुओं को शामिल किया गया था। और जो लेटेस्ट है 2011-12 में टोटल 697 वस्तुएं शामिल की हुई। 697 वस्तुएं शामिल की हुई। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक। अब इसमें और भी चीजें हैं, इसमें अलग अलग भारांक है, किसका कितना भारांक है, तो भारांक को छोड़िए, भारांक ठीक है। क्या 52-53? 52-53 में 112 वस्तु, 12 नहीं 112 वस्तु शामिल। हाँ। और इसमें कितने शामिल? 697। कौन सा आधार वर्ष? 2011। 2011। और एक बात ध्यान दें,
उसके पहले कौन सा आधार वर्ष था? 2004 का। सर उसमें हाँ, उसमें 697 तो लिखवाया आपने 5-6 था। लेकिन सबसे पहला और लास्ट क्या है? 5-6 लिखवाया। किसान, हाँ ठीक है, गलती ठीक है, 2004 2004 इसमें भी 697 वस्तुएं शामिल थी, ठीक, और इसमें भी 697 वस्तुएं शामिल थी, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो या तो सबसे पहला आधार वर्ष पूछ लेगा कि सबसे पहले आधार वर्ष में कितनी वस्तुएं शामिल थी और सबसे पहला आधार वर्ष कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1953 वो आधार वर्ष, ठीक। और इसमें कब लागू किया गया था? 12 में नहीं, 11 हाँ नहीं, ये 15 में लागू किया गया था, 2015, ठीक, ये 2015 में। अब जैसे अब और एग्जाम्पल, एक जीता जाता है, अगर मान 2020-21, ये 2022 नहीं, 2020-21 होगा, 2020-21 अगर आधार वर्ष बनता है, ठीक है, तो लागू तो मान लो अभी से होगा। अगर मान लो लागू होता है तो लागू अभी से होगा, लेकिन बना कब है? 2020 से। तो ऐसे लागू कब हुआ? 2015 में, लेकिन बना कब था? 2011-12 को आधार वर्ष माना गया, ठीक है। तो ये आपका था। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इनसे क्या क्या, कौन कौन से सेक्टर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किसको लाभ होती है, किसको हानि होती है, ये एग्जाम में पूछा होगा। तो लिखिएगा, एक तो चार्ट बना लीजिए, क्षेत्र और प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव, पहला लिखिएगा मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना होगा, मुद्रास्फीति के प्रभाव। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव किस पे नेगेटिव पड़ा है, किस पे पॉजिटिव पड़ा है, ठीक है। तो पहले वाले चार्ट लिखिएगा, एक में लिखिएगा क्षेत्र और बल और दूसरे में प्रभाव। यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ क्षेत्र या बल, ठीक, और यहाँ प्रभाव, ठीक है, समझ में। ये मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे क्या पड़ा, किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुआ। तो पहला इसमें लिखिएगा उपभोक्ता। देखिए क्षेत्र वर्ग में लिखेंगे पहले, जब हम बोलेंगे तो पहले वाले उपभोक्ता लिखिए, देखिए उपभोक्ता, प्रभाव क्या पड़ा? हानि। मुद्रास्फीति होगा तो उपभोक्ता के ऊपर हानि पर होगा। कैसे हानि होगा? कैसे हानि होगा? चीजें महंगी होगी, समझ में आ रही है? अभी वही कहानी बताए हैं, ये ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में बना है क्वेश्चन। फिर उसके बाद उत्पादक, उत्पादक पर लाभ, उत्पादक पर क्या होगा? लाभ। नहीं बना पा रहे? अरे भाई यहाँ उत्पादक लिखो, ठीक, और यहाँ लाभ, बस ऐसे ग्राफ बनाना। फिर अगला है ऋणी। ऋणी मतलब जो कर्जदार है, हाँ ऋणी पर जो है कर्जदार, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो कर्जदार, कर्जदार को लाभ होगा। अभी इसका एग्जांपल देते हैं। और ऋणदाता को हानि होगी। अब समझो कैसे, देखो ऋणी पर लाभ कैसे होगा। मान लो, जैसे मान लो आज के डेट में मैं किसी से गया और 10,000 रुपये दिया, ठीक, 10,000 रुपये दिया। इस 10,000 रुपये की कीमत आज ज़्यादा, आज हम 10,000 में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, और हम जब उसको 5 साल बाद वापस करेंगे 10,000 रुपये, इसको हम तो ऋणदाता हो गए, कर्जदार हो गए, और ये ऋण जो दिया है, ठीक, तो 10,000 रुपया अभी हम इस 10,000 में हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं अभी वर्तमान, क्योंकि पैसा अभी 10,000 मजबूत है। लेकिन अगले 5 साल, अगले 5 वर्ष में ये पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10,000 कन्वर्ट, हमें वापस उसको 10,000 कितने 10,000 करना। अब उस बेचारे को उस 10,000 में पहले वो ज्यादा खरीद पाता था, अब 10,000 में क्या करेगा? कम खरीद पाता। तो सर ब्याज भी तो लगेगा? नहीं, ब्याज नहीं, तो इसमें ब्याज की बात नहीं, तो उसमें उसको नुकसान, बात समझे नहीं, नुकसान होगा।
ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? अभी आपने 10,000 रुपए किसी से उधार दिया, अरे ऐसे समझो 1990 में 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, आज 1 रुपए की वैल्यू समझो शून्य है, कुछ नहीं है, 1 रुपए में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए इसमें और देखिए आयात में वृद्धि होगी, आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी। आयात में वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो लोग बाहर से चीजें मंगवाएंगे, लेकिन अंदर से बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सब लोग अपने ही खरीदते रहे हैं। ठीक, सार्वजनिक व्यय, ठीक है, सार्वजनिक व्यय वृद्धि होगी, सार्वजनिक बजट कम होगी, सार्वजनिक बचत में कमी होगी, स्थिर आय समूह को हानि होगी। स्थिर आय समूह को हानि क्यों होगी? जैसे मान लीजिए इनके पिताजी चीनी मिल में काम करते हैं, इनके पिताजी का सैलरी फिक्स है, मान लो 50,000 रुपये पाते हैं। अब मुद्रास्फीति आ गया तो इनके पिताजी को तो मिलना 50,000, अब 50,000 मिला और महंगाई बढ़ गई, अब उनको उस 50,000 में खर्चा चलाना। और मान लो कोई व्यापारी बढ़ गया तो उसको जो है क्या करेगा, वो पैसा उसका बिजनेस बढ़ेगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर व्यापारी वर्ग पर लाभ, क्योंकि व्यापारी वर्ग का क्या होता है, पैसा बढ़ता घटता रहता है। पेंशन भोगी पर क्या होगा, कौन बता सकता है? पेंशन भोगी पर हानि, हानि, लाभ होगा कि नुकसान होगा? पेंशन भोगी नुकसान है, नुकसान कौन बोला? सही है सर, कैसे नुकसान कैसे होगा? मुझे तो सही में मिल रहा ना बैठे बैठे। जैसे पेंशन फिक्स है, पैसे भी तो फ्री में पेंशन, एक मिनट, पेंशन फिक्स है, उसको मान लो किसी को 30,000 पेंशन मिल रहा है। अब मुद्रास्फीति बढ़ गई, बेचारा जहाँ 30,000 में अपना घर खर्च चला ले रहा था, अब उसको 30,000 में अपना घर चलाना मुश्किल है, क्योंकि पैसे स्थिर है। सेम वही बात है स्थिर आय वाले को, जैसे सरकारी एम्प्लॉय है, उसकी आय स्थिर है, उसको हर महीने 50,000 मिलना है, लेकिन पता चले इस महीने 50,000 मिला, अगले महीने जो है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया, अब उसको 1 लाख रुपए हो तब उसका घर अच्छे से चल पाएगा, 1 लाख रुपए नहीं हो तो घर नहीं चलता। समझ में आई कि नहीं? तो ये आपका कुछ चीजें था। और एक और देखिए, बोर तो नहीं हो गए? भारत में मुद्रास्फीति के कारण, एक इसका हेडिंग समझ लीजिए, आप हेडिंग में समझा रहा। भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से कारण इसमें जिम्मेदार हैं? भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं? मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं? पहला, मांग आधारित कारण, मांग आधारित कारण। अरे मुद्रास्फीति बीच में लिखो, ऐसे फिर ग्राफ में लिख दो। भारत में मुद्रा ऐसे करके लिखो, ठीक, ग्राफ बना, किस पे क्या प्रभाव। तो पहला सबसे ज्यादा कौन सा? पहला नहीं मतलब सभी, मांग आधारित कारण, मांग होता है तभी मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है। दूसरा क्या है? शहरीकरण का बढ़ता स्तर, शहरीकरण का बढ़ता स्तर। लिख लीजिए, इसमें हम एक आध पॉइंट समझा देंगे जिसमें समझाना है। पहला है मांग आधारित कारक, दूसरा है शहरीकरण का बढ़ता स्तर, ठीक, रोजगार तथा आय में वृद्धि। देखिए, रोजगार तथा आय में वृद्धि, जब रोजगार और आय ज्यादा होगा तो मुद्रास्फीति होगा कि नहीं? हाँ, क्या पहला क्या हो गया? मांग आधारित कारण, शहरीकरण का मांग आधारित, जिस चीज की मांग ज्यादा होगी उसका प्राइस क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है। और जिसके पास पैसा ज्यादा होगा डिमांड, पैसा रहेगा ही नहीं तो डिमांड करेगा, पैसा होगा तो डिमांड। जैसे आप ही लोग अभी बाहर लोग क्या करोगे, जाओ फुल्की खाओ, कैसे फुल्की जानते हो? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? बतासा, बतासा, तो मान लो यहाँ से जाओ, पैसे जेब में पड़े, जाओ फुल्की खाओ, इसीलिए फुल्की वाला दाम बढ़ा दिया।
10 रुपए में क्या कर दिया 5 कर दिया। हाँ, 4 भी 5 6 भी। मतलब जल्दी बताओ 1 सेकंड के अंदर कौन बताएगा एक फुल्की का दाम कितना रुपए होगा? क्या 5 सेकंड के अंदर 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए होता है। 2.5 रुपए होगा कि ना 5 में 5 के 5 की अगर 4 में तो मैथ अच्छी है, मैथ आपकी अच्छी है मुझे लगता है। सर अलग अलग 2 रुपए की 50 रुपए की सर 100 रुपए की। अभी और किसी मॉल में जाओ वहाँ 20 रुपए में चाट नहीं मिलेगा, 20 रुपए में चाट मिलेगा। यहाँ मिलता है वो मतलब चलो ठीक, और किस पर प्रभाव पड़ेगा? बस देखिए और एक कारण कौन सा हो सकता है? वस्तुओं और सेवाओं की जमाखोरी। वस्तुओं लिखो, वस्तुओं और सेवाओं की जमाखोरी तभी मुद्रास्फीति बढ़ता है। जैसे मैंने आलू का एग्जांपल देके बताया ना, आलू का एग्जांपल देके जमाखोरी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मुद्रास्फीति। चलो शहरीकरण से हाँ, शहरीकरण। जैसे देखो शहरीकरण से क्या होगा, लोगों के जीवन का स्तर बढ़ता है, लाइफ स्टाइल बढ़ता है। गांव की अपेक्षा शहर के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग बढ़ता है। और जब स्वाभाविक सी बात है लोग शहर में रहेंगे तो आसपास के लोगों को देखेंगे और चीज़ों की डिमांड करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल होता है, आपके पड़ोसी के यहाँ एसी लगा, मैं बताऊँ मेरे यहाँ जब एसी लगा था मेरे घर पे, मैं अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मेरे यहाँ जब गाँव घर में मतलब गाँव में अयोध्या में एसी लगा तो हमारे पड़ोसी थे, नाम तो नहीं सकते, कैमरा चल रहा है, वो भी हमारे ही वर्ग के हैं। तो जस्ट उसके 10 दिन के अंदर उनके यहाँ एसी लगा होता है 10 दिन के अंदर। तो ये होता है, जैसे कि कहावत है छोड़ो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे शहर में शहरीकरण से क्या होता है, लोगों का लाइफ स्टाइल बदलता है, और जब लाइफ स्टाइल बदलेगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड चीज होगा। ठीक है, जैसे गांव में लोग चाय कम पीते हैं, ज्यादा पीते हैं शहर में ज्यादा। गांव में तो सर गाँव में ज़्यादा पीने लगे ज्यादा अब पीने लगेंगे। अच्छा, शहर में लोग जो है ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी पियो आप? ग्रीन टी पियो? ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है, फैट लॉस करता है ना, फैट लॉस करता है ग्रीन टी। ठीक, तो मिला के आपका मुद्रास्फीति का समापन। ठीक है, और अगला चैप्टर है, समझ लीजिए, जिससे शुरू हो जाए मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली कितना बज रहा है? चलो जाने तो देखो, छोड़ो कल मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर का नाम क्या है?